हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 11th ऑफ मई है और अपना एज ऑलवेज सेशन लेके हम आ गए हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन। यहां पर हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, इसके पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसका डायनेमिक फैक्ट जो भी है और उसका स्टैटिक फैक्ट, यानी कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के पार्ट पे उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर हम बात करें, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी डेली हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, उसका फ्री में पीडीएफ यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं जिससे आप पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। चलिए आज की बात करें तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पार्ट पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है सामने। तो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आप में है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कोविड-19 की वजह से आपको पता होगा कि 21 मार्च से, यानी कि 21 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था भारत में। यानी कि 21 मार्च से क्या कर दिया गया था, ट्रेनों का जो संचालन है बंद कर दिया गया था। यानी कि अप्रॉक्स हम लोग बात करें तो 50 दिनों तक यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, इसकी सेवा बंद है। और अब स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि 12 मई को, 12th ऑफ मई को, यानी कि 12 मई की बात करें हम, यानी कि आज 11th ऑफ मई है, 12 मई, तो 12 मई को क्या कर रहा है कि लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मई से। मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, नोट कर लीजिएगा इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोविड-19 की वजह से 21 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में लगभग 50 दिनों तक, यानी कि मैंने कहा ना 50 दिनों तक यात्री ट्रेन सेवा बंद है, लेकिन बीच में स्टार्ट जो किया गया वो श्रमिक स्पेशल छोड़कर, यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को छोड़कर की बात की जा रही है। उसके बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, 12 मई से यात्री ट्रेन चलेगी। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी, ट्रेन दिल्ली से चलाई जाएगी। नोट कर लीजिएगा, शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी। कहाँ चलाई जाएगी? दिल्ली से चलाई जाएगी। यानी 11 मई, यानी आज शाम 4 बजे से टिकट का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। कब से टिकट का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा? आज, यानी 11 मई को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज शाम 4 बजे से टिकट का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। और कल से ये घोषणा की गई, मतलब 50 दिनों के बाद ये स्टेप लिया गया है। और ये पूरे इतिहास की बात करें हम, रेलवे के पूरी हिस्ट्री की बात करें हम लोग, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि मान लीजिए 2021 में आपको एग्जाम दे रहे हो कि कब ऐसा स्टेप लिया गया था और कितने दिनों के लिए सेवा पैसेंजर ट्रेनों की सेवा बंद की गई थी। तो आपका आंसर होगा 50 दिनों के लिए पैसेंजर ट्रेनों की सेवा बंद की गई थी। ये आंसर यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूंगा, जो भी न्यूज़ में निकल के आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके पार्ट में यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, चाइनीज और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह, यानी दर्रे के नजदीक 10 मई को झड़प हुई। झड़प का मतलब बात करें हम लोग तो किस जगह पर फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ है, कि इसके बीच इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज के बीच। तो इसका जो आंसर है आपका नाकुला है, नाकुला में हुआ है। कहाँ पे हुआ? नाकुला में। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल जो पैंडेमिक है, इसके दौरान इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच फाइट हुई है, जिसे कहते हैं फिजिकल कन्फ्रंटेशन। लात घूसे चले, इसके बाद लात घूसे चले हैं, किसके बीच? लात घूसे चले हैं, किसके बीच? इंडियन सैनिक यानी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज के बीच। कहां पर, किस स्थान पर, कब? 10 मई को नाकुला में। कहां पर? नाकुला, ध्यान देना, नाथुला नहीं है, नाकुला है। ऊपर वाला नाथुला है, नीचे वाला नाकुला है, तो नाकुला पे हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। कहाँ हुई ये घटना? अगर आपसे पूछा जाए ये घटना कहाँ हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह घटना नॉर्थ सिक्किम में मुगथांग से आगे नाकुला दर्रे के पास हुई। कहाँ पे हुई है? नॉर्थ सिक्किम। नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ सिक्किम में मुगथांग है, मुगथांग, ठीक है ना। नॉर्थ सिक्किम में क्या है? मुगथांग है। तो उसके आगे जो नाकुला दर्रा है उसके पास हुई है। और मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ, उसको अच्छे से पेन डाउन करते चलिएगा आप लोग। 150 सोल्जर्स
दोनों तरफ से थे। कितने सोल्जर्स थे? 150 सोल्जर्स दोनों तरफ से थे। इसमें 11 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें आई हैं, 11 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें आई हैं। और बात करें अगर इंडियन सोल्जर्स के पार्ट पे तो 4 इंडियन सोल्जर्स को चोटें आई हैं, 4। तो टोटल कितने लोगों ने, कितने सैनिक इसमें थे इस झड़प में, यानी कि जो लात घूसा चला, तो उसमें आंसर 150 थे। 11 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें आई हैं और 4 भारतीय सैनिकों को चोटें आई हैं, मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप जान लीजिएगा 2017 में ऐसी घटना हुई थी भारत और चाइना के बीच, यानी कि बात करें ये तो जो अभी देखने को मिला है, ये जो घटना हुई है ये तो खैर थोड़े समय के लिए हुई है। 2017 में बड़ा फेमस था, जो कि 73 दिन तक चला था, यानी भारत और चीन के बीच डोकलाम में टकराव देखने को मिला था। कहाँ पे? डोकलाम में टकराव देखने को मिला था, किसके बीच? भारत और चीन के बीच। यानी इससे पहले अगर बात की जाए 3 साल पहले 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में ऐसी स्थिति बनी थी। और यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने रहे थे। कितने दिन तक? 73 दिन तक। कब? 2017 में। यानी कि अभी जो घटना हुई है इसको बहुत अच्छे से पेन डाउन करिएगा, इंडियन और सोल्जर्स और चाइनीज के बीच, ये तो कम समय के लिए हुई, 10 मई को हुई। और आपसे फिर जो प्रोटोकॉल है चाइनीज़ और इंडिया का जो प्रोटोकॉल है उसके बीच लोकल लेवल पे इसको समझा दिया गया, मतलब समझौता हो गया। कहाँ पे हुआ? नाकुला में हुआ, ठीक है। लेकिन इससे पहले कब हुआ था? 2017 में 73 दिन तक झड़प चली थी। कहाँ पे हुआ था? डोकलाम में हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से पेन डाउन कर सकते हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पेन डाउन। कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए सरकार ने, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? ये द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोविड-19 की वजह से संकट से, यानी कि जो कोविड-19 क्राइसिस है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अब चूंकि केवल इंडिया की नहीं है, मैंने कहा ना ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, सारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। तो अब यहाँ पे यूएसए सरकार ने, यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने कितने कर्ज लेने का फैसला लिया? जैसे मैंने अभी कल बताया था कि इंडियन की बात करें तो 12 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपया इंडिया कर्ज ले रहा है, ठीक है। जबकि वो बजट से कितना है? 4 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ ज़्यादा है। आप कल का मेरा क्लास देखिएगा, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है 3 खरब अमेरिकी डॉलर, 3 खरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि अप्रॉक्स हम लोग बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं 2.99 खरब अमेरिकी डॉलर जो है कर्ज लेने की बात करी है किसने? यूएसए ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पेन डाउन कर लीजिएगा। जो इतना अमेरिका कर्ज लेने की बात कर रहा है, अगर हम बात करें इसी के आसपास भारत की इकोनॉमी है, यानी कि जो इंडिया की अपनी जो इकोनॉमी है ना, पूरी जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो पूरी अपनी अर्थव्यवस्था इतनी है, पूरी अपनी इकोनॉमी इतनी है जितना अमेरिका कर्ज ले रहा है, 3 खरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल में यह घोषणा की है। अमेरिका का कहना है कि कोरोना संबंधी राहत पैकेज के कारण उसका बजट 250 खरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है और अब उसे दूसरी तिमाही में उसे कर्ज लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अमेरिका जो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, जितनी हमारी इकोनॉमी है 3 खरब अमेरिकी डॉलर के आसपास, उतना अमेरिका कर्ज ले रहा है। क्यों? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट इशू लाने का ऐलान किया है। देखो राइट इशू का मतलब क्या होता है, पहले आप जान लीजिए, दिमाग में क्लिक क्या होगा। ये राइट इशू क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, राइट इशू क्या होता है। देखिए इसका संबंध शेयर से है। इसका संबंध किससे? शेयर से है। शेयर क्या होता है? जो कंपनियां होती हैं उनका जो टोटल कैपिटल होता है, इसको मैंने कई बार क्लास में डिस्कस भी किया, लेकिन जान लीजिए जो कंपनियां होती हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है? 5 करोड़ है। किसी कंपनी का टोटल कैपिटल 5 करोड़ है, उसकी पूंजी 5 करोड़ है। अब वो कंपनी शेयर जारी करना चाहती है, मतलब वो कंपनी मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, तो उसने क्या कर दिया? 5 लाख का शेयर जारी कर दिया। कितना? 5 लाख का शेयर जारी कर दिया, यानी कि 5 करोड़ का 5 लाख टुकड़ा कर दिया और पर टुकड़े का जो प्राइस रखा वो 100 रखा। कितना रखा? 100। तो 100 एक टुकड़े का प्राइस है, यानी एक यूनिट का प्राइस से बोलते हैं यूनिट। तो आप अगर 100 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 करोड़ आ जाएगा ना। तो यानी कि 5 करोड़ शेयर जारी करने के लिए 5 करोड़ उसका कैपिटल था, उसने 5 लाख शेयर जारी किया और पर शेयर की जो प्राइस रखा 100 रखा। तो ये होता है कि एक शेयर की वैल्यू होती है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से आप। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? तो शेयर क्या होता है? कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसका एक यूनिट होता है। शेयर क्या होता है? उसका एक स्मॉल यूनिट होता है, उसका पार्ट होता है, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है शेयर, यानी कि हिस्सा, अंश, ठीक है। तो कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं, मैं कैपिटल मार्केट का पार्ट है,
कंपनियां आईपीओ लाती हैं, कंपनियां एफपीओ लाती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, राइट इशू लाती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, राइट इशू लाती हैं, कंपनियां प्रेफरेंशियल इशू लाती हैं, प्रेफरेंस इशू करती हैं ना, ये सब इशू। तो आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई नई कंपनी पहली बार यानी कि अपने होल लाइफ में पहली बार शेयर जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शेयर जारी करती है उसे कहते हैं आईपीओ। और जो एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब जब कोई जो कंपनी आईपीओ ला चुकी है और दूसरी बार वो कंपनी शेयर जारी कर रही है उसे कहते हैं एफपीओ। समझ में आ गया होगा आपको आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ निकल के आ रहा है कि राइट इशू क्या होता है। राइट इशू का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे राइट इशू की बात की गई, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इससे रिलेटेड फैक्ट आपको बता दिया जाए, ठीक है ना। आईपीओ क्या होता है मैंने बता दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है। उसी का एक पार्ट होता है, यानी उसी से संबंधित है आपका राइट इशू। क्या होता है, राइट इशू। तो किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट इशू लाने का ऐलान किया। राइट इशू क्या होता है समझ लीजिए आप। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को, यानी किसी, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी में एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस कंपनी है तो उसके 10 शेयर होल्डर हैं। कितने शेयर होल्डर हैं उसके, 10 शेयर होल्डर हैं, किसके, रिलायंस कंपनी के। तो उसी को केवल शेयर जारी करें, नहीं 10 शेयर होल्डर को केवल शेयर जारी करें, बाहर किसी को जारी ना करें, तो कहलाता है राइट इशू। क्या कहलाता है, ये कहते हैं कि फंड रेज करने का सबसे फास्ट तरीका होता है। जैसे आप कुछ यूँ समझिए, जैसे आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप बाहर ना जाएं, आप घर के बाहर ना जाए, चूंकि होता नहीं कि आप पैसों की आवश्यकता है, आपको बहुत इमरजेंसी पैसा चाहिए तो आप बाहर जाएंगे, पता नहीं बाहर वाले आपको दें या ना दें, बाहर मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव, तो आप क्या करते हो, अपने घर में ही पैसा मांग लेते हो, अपने घर में ही पैसा मांग लेते हो, बाहर नहीं जाते हो। चूंकि अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो आप बाहर नहीं सोचते हो, पता नहीं बाहर वाला आपको दे कि ना दे, तो घर में मांग लेते हो। तो यही तरीका बोला गया, घर से आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा कि हाँ आपको जेन्युइन मतलब कोई काम है, आपको इमरजेंसी फंड की आवश्यकता है, ठीक है। तो वैसे ही जब कंपनियां क्या करती हैं, उनको इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, मतलब उनको फास्ट, इमरजेंसी का मतलब संबंध यहाँ पे ये है, किसी भी कंपनी को फास्ट अगर क्या चाहिए, फंड रेज करना है, बहुत तेजी से फंड रेज करना है, तो राइट इशू करती है। राइट इशू का मतलब होता है कि जो कंपनी अपने ही शेयर होल्डर के लिए क्या करती है, शेयर जारी करती है, किसी लिए नहीं। भैया एक काम करो, ये मैं शेयर जारी कर रहा हूँ तो मैं बाहर क्यों दूँ, जो बाहर वाले हैं मैं उनको नहीं, मैं आप लोग ही जो शेयर हमारे होल्डर हो, जो शेयर लिए, शेयर होल्डर कौन होता है, जो शेयर खरीदा होता है, जो इन्वेस्टर होता है। तो मान लीजिए मैंने कहा ना रिलायंस के 10 शेयर होल्डर हैं, तो उन्हीं 10 के लिए शेयर जारी किया जाए और किसी के लिए न जारी किया जाए, तो उसे कहते हैं राइट इशू। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं सामने तो नहीं हूँ, फिर भी मैं इस तरह आपको एलोबरेट कर रहा हूँ कि राइट इशू क्या होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, राइट इशू कौन कर रहा है इस समय, अगर बात करें हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट इशू लाने का ऐलान किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन कर पाएगा इस पे इन्वेस्टमेंट, राइट इशू का शेयर कौन ले पाएगा, जो पहले से उसके शेयर होल्डर होंगे। सर बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। और शेयर कितने तरीके से जारी किया जाता है, शेयर कितने तरीके से इशू किया जाता है, आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, राइट इशू होता है, प्रेफरेंशियल इशू होता है ना, इशू ऑफ डिवेंचर होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हालांकि ये पार्ट किसका है, पूंजी बाजार का, कैपिटल मार्केट का पार्ट है, लेकिन अब इससे रिलेटेड फैक्ट था तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ निकल के आ रहा है, फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है यह अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है। क्या है, ये अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है। कौन सी फर्म है, इक्विटी फर्म है, और जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है। जो ये विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी तकनीकी के क्षेत्र में ये निवेश करती है। क्या करती है सर, निवेश करती है। क्या, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है ना। यह डील कितने का है, 11,367 करोड़ रुपए में हुई है डील। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स के इक्विटी मूल्य, यानी जो इक्विटी की प्राइस है 4.91 लाख करोड़
रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। यानी कि ये तो खैर इंटरनल पार्ट हो गया। आपको बस इतना जानना है कि फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है, बाई किया है। तो आंसर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। ये क्या है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स? तो आंसर निकल के आएगा सर, ये जो है अमेरिका की एक प्राइवेट फंड है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। आई होप। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है? कर्ज मुक्त, देखो जो अंबानी जी की कंपनी ना, ये अंबानी जी, तो कर्ज मुक्त कंपनी बनाने के लिए जो जियो है वो हिस्सा बेच रही है। जो कर्ज है, मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात करें को कर्ज मुक्त कंपनी बनाना चाहते हैं। चूंकि अभी देखो ना रिलायंस पे क्या है ना सर, बहुत ज़्यादा कर्ज है। रिलायंस पे RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड किसी मुकेश अंबानी जी कंपनी है, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो इसको कर्ज मुक्त बनाने के लिए है ना क्या कर रहे हैं, वो जो हिस्सा है वो बेच रहे हैं। तो उसी के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी बेची जा रही है क्योंकि वो कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। और जियो प्लेटफॉर्म्स क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सब्सिडरी है। अगर कोई पूछे आपसे सर ये जियो प्लेटफॉर्म्स क्या है, तो रिलायंस जो आपकी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब एक अभिन्न अंग कह सकते हो। किसकी अभिन्न अंग? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी जी की है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बड़ा नीचे लिखा हुआ है, अगर बात करें हम तो मदर्स डे 2020 कब मनाया गया? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हमारे आ गया। मदर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर है 10 मई को सेलिब्रेट किया गया। सबको पता है, सब लोगों ने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, अच्छा खासा शेयर किया लोगों ने। ये दुनिया में यह दिवस अलग अलग वक्त पर मनाया जाता है, आप जान लीजिएगा, हर जगह नहीं, दुनिया में ये जो डे है मदर्स डे, ये अलग अलग वक्त पे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में इसे, और अमेरिका की बात करें, अमेरिका के तर्ज पर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यानी कि भारत में अमेरिका की तरह इसे मे मंथ के सेकंड संडे को मनाया जाता है। सेकंड ऑफ जो भी सेकंड संडे होता है मे मंथ का। तो इस बार क्या था? 10 मई था, तो 10 मई को ही सेलिब्रेट किया गया क्या? मदर्स डे। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में ये आ रहा होगा। अच्छा, मनाया क्यों जाता है ये मदर्स डे? तो सबको पता होगा खैर, लेकिन सोचिए कि कितनी विडंबना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए माताओं के प्रति ये मनाया जाता है। हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल, मतलब होने का मतलब ठीक है, किसी एक दिन आप रखते हो माता जी के लिए, ऐसा नहीं। आप सारा दिन हमारी माताओं के लिए है, जितनी भी दिन है सारा उन्हीं के लिए हम डेडिकेट करते हैं, मदर्स के लिए, अपने फादर्स के लिए, अपने उन्हीं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। खैर इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले उन्हें सम्मान और धन्यवाद देने के लिए लोगों को जागरूक करना है। मतलब इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, भैया माता की सेवा करो, है। खैर चलो आगे हम बात करते हैं, लेकिन अब जान लीजिएगा 10 मई का मतलब ये अमेरिका के तर्ज पे भारत में भी मई का जो सेकंड संडे होता है उससे सेलिब्रेट किया जाता है ये मदर्स डे। तो इस बार 10 मई को था, 10 मई को मनाया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है, मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड का 9 मई को देहांत हो गया, निधन हो गया। वो किस देश के थे? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है यहाँ पे। मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आंसर है वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे निकल के अभी, कितने साल के थे वो? तो आंसर वो 87 साल के थे। जो मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड थे वो कितने साल के थे? 87 साल के थे। यानी वो 87 साल के थे। रिचर्ड लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रिचर्ड की जो मौत हुई है वो बोन कैंसर से हुई है। किससे हुई है? बोन कैंसर से हुई है, ठीक है। चलिए फिलहाल एक चीज़ मैं इनके बारे में और बताना चाहता हूँ आपको। ये जो फैंस हैं उनके, मैंने देखा ये चीज़, इनके बारे में जब स्टडी किया, पढ़ाई किया, तो देखा तो फैंस उनके पियानो बजाने के अंदाज के दीवाने थे। यानी जो मशहूर संगीतकार गायक लिटिल रिचर्ड थे, पियानो बहुत बेहतरीन बजाते थे ये, ठीक है। इसके अलावा उनके हेयर स्टाइल और पहनावा काफ़ी पसंद किया जाता था। यानी कि जो ये रिचर्ड जी थे, इनका जो हेयर स्टाइल है, इनका जो पहनावा है, उसको भी लोग काफ़ी पसंद करते थे, ठीक है। तो खैर ये तो एक पार्ट हुई, ताकि मैं आपको इसलिए कहानी टाइप को बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप कभी भूले ना, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है आपके सामने, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नाम एक पुस्तक लेखक जो है, पुस्तक के लेखक कौन है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। नाम की जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो कर्नल वीएन थापर, नेहा द्विवेदी, कर्नल लक्ष्मीकांत है, एवी, यानी दोनों। तो एवी इसका आंसर होगा, यानी कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी इसके कौन है? इस पुस्तक के, जो नाम की पुस्तक है, इस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यह पुस्तक कैप्टन विजयंत थापर के जीवन पर आधारित है।
यानी विजयेंद्र थापर जी के लाइफ पर बेस्ड ये पुस्तक है, बुक है, ठीक है। और विजयेंद्र के पिता कर्नल वीएन थापर, यानी पिताजी इनके हैं, इनके विजयेंद्र जी के पिता कर्नल वीएन थापर और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने इस पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो नेहा द्विवेदी जी उनकी बेटी और कर्नल वीएन थापर जो है उनके पिताजी, ठीक है। तो इनके लाइफ पर आधारित है विजयेंद्र जी के, ये है आपका। तो ये आपको आई थिंक जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे और एक चीज नोट कर लीजिएगा, शहीद विजयेंद्र थापर को वीर चक्र पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। किसे? विजयेंद्र जी जो हैं, विजयेंद्र थापर जी को मरणोपरांत, शहीद जो हुए हैं मरणोपरांत यानी मरने के बाद उन्हें वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज निकल के हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि मैंने इसको एक बार बताया है, फिर भी रिमाइंड कर दे रहा हूं, तो आंसर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विश्व तैराकी संस्था फिना होता है, फिना मैंने बताया आपके बारे में, विश्व तैराकी संस्था है ये फिना, जिसने क्या है फैसला लिया है, ठीक है। तो ये जापान के फुकाको में होना था। जापान का एक शहर है फुकुओका, एग्जैक्टली नॉट फुकाको, सॉरी, जापान का एक शहर है फुकुओका, ठीक है, जापान का शहर है फुकुओका, वहाँ पे ये होना था, यहाँ पर आयोजित किया जाना था चैंपियनशिप, जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 है, बट इसे 2022 तक क्या कर दिया गया है, यानी कि बात करें तो 2 साल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 2 साल बाद होगा, कब? 13 से 29 मई 2022 को होगा ये, यानी कि 2 साल बाद एग्जैक्टली 13 से 29 मई 2022 को ये होगा विश्व तैराकी जो चैंपियनशिप है 2021 में जो होना था 2022 में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, सामने देख पा रहे हैं आप, सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एजिलमलाई का निधन 6 मई 2020 को हो गया। वो किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे, यानी एजिला मलाई की बात की जा रही है यहाँ पे, दलित एजिला मलाई, सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एजिला मलाई की बात की जा रही है। वो 6 मई 2020 को उनका निधन हो गया। वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अब हमारे बीच नहीं है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको अच्छे से आप पिन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, वो किस जो है पार्टी के नेता थे? तो वे पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। पार्टी है पट्टली, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, पट्टली मक्कल काची। तो पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे ये, जिनकी बात की जा रही है, दलित जो है एजिला मलाई की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये कौन थे? केंद्रीय राज्य मंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। और ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फैक्ट, हाँ, इसके अलावा उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। अगर बात करें हम हमारे जो सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एजिला मलाई की बात की जा रही है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनके सराहनीय कार्य की वजह से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो सैनिक सेवा पदक भी इसीलिए इनको बोला जाता है सैनिक सेवा पदक विजेता बोला जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मानित है सैनिक सेवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने न्यूज क्या निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज, रिसेंटली व्हिच कंट्री अप्रूव्ड रेमडेसिविर मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना आफ्टर अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? एक दवा है, आप सामने यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, रेमडेसिविर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो किसने मंजूरी दे दी है? तो आंसर अभी तो अमेरिका ने दिया ही है, अमेरिका। अच्छा, एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है जो रेमडेसिविर दवा है, इसकी बात मैं कर लूँ। एक्चुअली में ये एक शोध के पार्ट पे, रिसर्च के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। अमेरिका ने इसका यूज़ किया रिसर्च के पर्पज़ पे। तो जैसे क्या है कि 14 से 15 दिन लगता है एक कोविड अफेक्टेड पर्सन जो होता है, कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसको ठीक होने में 14 से 15 दिन लगता है। बस इस दवा का मतलब ये है कि इस दवा से वो 11 दिन में ठीक हो जाएगा, रिकवरी उसकी रिकवरी जो हो जाएगी वो 11 दिन में हो जाएगी। तो अभी रिसर्च के पार्ट पे यूज किया जा रहा है ये, तो अब जापान यूज़ कर रहा है, यानी कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? तो आंसर जापान ने दी है। जैसा कि मैंने कहा, सामने आपके इमेज दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जापान की बात करें तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो है, जापान की जो करेंसी है येन है, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शिंजो अबे जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है,
रिसेंटली व्हिच कंट्री, अच्छा मैंने बताया ना कि जो रेमडेसिविर दवा है, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, ये भी रिसर्च के पर्पज़ के लिए केवल यूज़ किया जा रहा है, जान लीजिए। बस ये है कि रिकवरी जो 14 से 15 दिन में होता है कोरोना से अफेक्टेड पर्सन की, जो पेशेंट होते हैं, अब ये क्या है कि इसके यूज से वो 11 दिन में हो रहा है। बस ये भी रिसर्च के पर्पज़ पर यूज़ किया जा रहा है। क्या नाम है? रेमडेसिविर दवा मेडिसिन, ठीक है। रिसेंटली व्हिच कंट्री अप्रूव्ड न्यू कोरोना एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट यानी कि रिसेंटली व्हिच कंट्री अप्रूव्ड, किस देश ने हाल ही में नया यानी कि नया जो कोरोना एंटीजन टेस्ट है उसको क्या कर दिया है, उसके लिए मंजूरी दे दी है। देखिए इसमें ऑप्शन, सॉरी एक्चुअली इसमें ऑप्शन मैंने ऊपर वाला ही शायद गलती से मुझसे हो गया है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यूएसए हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें है ही नहीं। तो रिसेंटली व्हिच कंट्री अप्रूव्ड न्यू कोरोना एंटीजन टेस्ट, तो आंसर यूएसए है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही ऑप्शन मुझसे यहाँ पे पेस्ट हो गया है, तो इस वजह से गलती हुई, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया है कि जो लोगों का सैंपल लिया जा रहा है न्यू कोरोना एंटीजन टेस्ट में, क्या होगा, लोगों को नाक से सैंपल लिया जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी। तो एक नया कोरोना जो है एंटीजन टेस्ट किसने मंजूरी दी है, किस देश ने, तो आंसर जो है यहाँ पे यूएसए ने दी है, ठीक है ना। चलिए यूएसए की बात करें तो कैपिटल सबको पता है, वाशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, सबको पता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर हम बात करें ये करंट अफेयर्स के पार्ट पे, जो 11 मई का करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो ये यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर ये चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी फैक्ट न्यूज़ होता है, उस न्यूज़ के बारे में तो हम लोग बातें करते ही करते हैं, उस पर हम लोग एनालिसिस करते ही करते हैं, साथ साथ उसका जो स्टैटिक फैक्ट होता है उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बस फटाफट इसको आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब अगर ना किया हो आपने अभी तक, सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार बनाए रखें, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहें। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।